Hello students, welcome back to the online class. This is the fourth part of the chapter Transportation in Plants. In this part we are going to cover all these topics. First of all transpiration, then experiments to prove transpiration, then measurement of transpiration, then potentiometer method to measure the rate of transpiration, and lastly kinds of transpiration. Okay, so let's begin. First of all, what is transpiration? The loss of water in the form of water vapor from aerial parts of the plant is called transpiration. ट्रांसपिरेशन क्या होता है? प्लांट्स में से जो भी वाटर लॉस होता है इन फ्रॉम देयर एरियल पार्ट्स इज कॉल्ड एज ट्रांसपिरेशन. इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं? ट्रांसपिरेशन कहते हैं. ठीक है. रूट्स क्या करते हैं? सॉइल से वाटर को एब्जॉर्ब करते हैं और पूरे प्लांट की बॉडी में उसे सर्कुलेट करते हैं. ओके. फिर उस प्लांट्स की बॉडी में से जो भी वाटर एवोपरेट होता है इन द फॉर्म ऑफ वाटर वेपर के फॉर्म में जो भी वाटर के मॉलिक्यूल्स निकलते हैं प्लांट की बॉडी से, बायोलॉजी की टर्म में हम उसे ट्रांसपिरेशन कहते हैं. ठीक है. वो क्या होता है? ट्रांसपायर होता है प्लांट की बॉडी से इन द फॉर्म ऑफ वाटर वेपर. ओके. सो दिस इज़ योर मेथड ऑफ ट्रांसपिरेशन. साइड में आप डायग्राम के थ्रू शो किया गया है कि हमने एक बेल जार लिया हुआ है. बेल जार के अंदर हमने एक पॉटेड प्लांट रखा हुआ है. पॉटेड प्लांट में हमने ये इसके थ्रू हम ये प्रूव करना चाहते हैं कि प्लांट की बॉडी में से जो वाटर के मॉलिक्यूल्स हैं वो वेपर के फॉर्म में बाहर आते हैं. इसके लिए हमने क्या किया? पॉटेड प्लांट का जो नीचे वाला जो पॉट वाला हिस्सा है, जो सॉइल वाला पार्ट है, उसको हमने एक पॉलीथीन बैग से उसको कवर कर दिया कि वहाँ से कोई भी वाटर जो हो वो एवोपरेट ना हो सके. हमें एवोपरेशन कहाँ से दिखाना है? प्लांट की बॉडी में से. ठीक है. तो हमने नीचे वाला जो पार्ट है उसको कवर कर दिया है कि वहाँ से कोई भी एवापोरेशन या वहाँ से कोई भी ट्रांसपिरेशन ना हो सके वाटर का. ठीक. कुछ अब उसके बाद फिर हमने क्या किया? वो बेल जार को हमने क्लोज कर दिया है. उसके 3-4 घंटे के बाद में, 3-4 आवर्स के बाद में हम देखते हैं कि कुछ छोटी छोटी ड्रॉपलेट्स जो होती हैं वाटर की वो हमें पूरे बेल जार में दिखने लगती हैं. तो हेंस इट्स प्रूफ दैट कि वाटर जो था, वाटर के मॉलिक्यूल्स जो थे वो प्लांट से बाहर निकले हैं और ट्रांसपायर होकर के वो बेल जार में इकट्ठे हो गए हैं. ठीक है. क्योंकि बेल जार में वो वाटर वेपर के फॉर्म में इकट्ठे हुए तो जैसे ही वो कूल होते हैं तो वो वाटर के फॉर्म में वापस चेंज हो जाते हैं. ठीक है ना. आपने देखा होगा कि जब आप वाटर बॉईल करते हैं तो उसमें से वाटर जो होता है वो इवोपरेट होकर के बाहर आता है, एंड जैसे ही आप एक कवर उसके ऊपर लिड लगा देते हैं तो वो वाटर वेपर के जो फॉर्म्स होते हैं वो छोटी छोटी ड्रॉपलेट्स के फॉर्म में उस पूरे लिड को कवर कर लेते हैं. तब हमें वेपर्स नहीं दिखते हैं, वो वाटर के ड्रॉपलेट से हमें दिखते हैं. ठीक है. तो वाटर वेपर क्या होता है? जस्ट एक फॉर्म ऑफ वाटर होता है जो कि अगर हम उसे कूल डाउन करेंगे तो वो क्या हो जाएगा? थोड़ी देर बाद में हमें वाटर के ही फॉर्म में वापस कन्वर्ट हो जाता है वेपर. ठीक है ना. तो जैसे ही हमने पॉटेड प्लांट को बेल जार के अंदर में कवर करके रखा तो छोटी छोटी ड्रॉपलेट्स वाटर की दिखने लग गई, क्योंकि इससे पहले ऐसा कुछ भी ड्रॉपलेट्स नहीं था बेल जार में. कोई भी वाटर का कोई भी मॉलिक्यूल्स नहीं थे वाटर के. कुछ घंटे बाद अगर हम देखते हैं तो वाटर के ड्रॉपलेट्स वहाँ पे दिखने लगते हैं. और वाटर के ड्रॉपलेट्स आए कहाँ से? क्योंकि हमने नीचे तो कवर किया हुआ था, बेल जार में भी कहीं वाटर नहीं था. तो इट्स प्रूफ दैट कि प्लांट जो होता है वो वाटर के मॉलिक्यूल्स को अपने बॉडी से बाहर निकालता, ट्रांसपायर करता इन द फॉर्म ऑफ वाटर वेपर. ओके. सो नेक्स्ट इज एक्सपेरिमेंट टू प्रूव ट्रांसपिरेशन. एक और एक्सपेरिमेंट हम देखते हैं किस तरीके से ट्रांसपिरेशन प्रूव होती है. हमने 2 बेल जार लिया यहाँ पे, बेल जार 1A और बेल जार B. ठीक है. बेल जार A में हमने एक प्लांट रखा हुआ है, उसमें कोबाल्ट क्लोराइड का पेपर रखा हुआ है स्टिक लगा करके. बेल जार B में भी हमने सेम वही किया हुआ है, कोबाल्ट क्लोराइड का पेपर रखा हुआ है. कोई भी प्लांट उसमें हमने नहीं रखा है. ठीक है. कोबाल्ट क्लोराइड का पेपर जो होता है वो डार्क ब्लू कलर का होता है. ओके. तो बेल जार A में जब हमने देखा कि हमने प्लांट रखा हुआ है, कुछ देर बाद नीचे का हमने पार्ट हमने उस वैसे ही वापस कवर कर दिया, क्योंकि कोई भी ट्रांसपिरेशन सॉइल से या रूट से ना हो सके. हमें तो चेक करना है कि वाटर प्लांट की बॉडी से ट्रांसपिरेशन होता है, वाटर बाहर आ रहा है. ठीक है ना. तो हमने क्या किया कि उसको पूरी तरीके से नीचे वाला पार्ट हमने कवर कर दिया है. अब थोड़ी देर बाद हम बेल जार A में देखते हैं कि क्लोराइड का जो कोबाल्ट क्लोराइड का पेपर है वो डार्क ब्लू से पिंक कलर में चेंज हो जाता है. एक्चुअली कोबाल्ट क्लोराइड का पेपर जो होता है उसका एक
फैक्टर होता है, उसका एक कैरेक्टरिस्टिक होती है कि जैसे ही वो वाटर के कांटेक्ट में या वाटर से बनी कोई भी वाटर, जैसे वाटर मॉलिक्यूल हो गए या आपके वाटर वेपर हो गए, इसके कांटेक्ट में अगर वो आएगा तो अपना कलर चेंज कर लेता है, ठीक है। तो वो ब्लू से पिंक में चेंज हो जाता है। द सेम वे आप देख सकते हैं कि बेलजार ए में जो हमने ब्लू पेपर रखा था वो वापस पिंक कलर में चेंज हो जाता है। क्यों? क्योंकि वहाँ पे वाटर के मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट थे, ठीक है। बेलजार बी में कोई भी प्लांट नहीं था, कहीं से भी कोई भी वाटर का मॉलिक्यूल नहीं प्रेजेंट था, इसलिए बेलजार का जो पेपर है वो वैसा ही ब्लू का ब्लू ही रह जाता है, ठीक है। एंड थोड़े बहुत हम वाटर के ड्रॉपलेट्स भी वहाँ पे इजीली देख सकते हैं। हैंस ये पहले भी हमने देखा था कि इट वाज ऑलरेडी प्रूव दैट कि वाटर के ड्रॉपलेट्स शो कर रहे हैं कि प्लांट की बॉडी जो होती है, जो प्लांट के एरियल पार्ट्स हैं जैसे लीव्स हो गए, वो सब क्या करते हैं, वाटर को वाटर को ट्रांसपिरेट करते हैं, वाटर को अपनी बॉडी से बाहर निकालते हैं, ठीक है। एंड सेकेंड, कोबाल्ट क्लोराइड का पेपर का कलर चेंज होना, ब्लू से पिंक होना भी प्रूव कर रहा है कि कहीं ना कहीं वाटर के मॉलिक्यूल्स वहाँ पे प्रेजेंट थे, तभी वो पेपर जो है उसके कॉन्टैक्ट में आते ही कलर अपना चेंज कर लिया। ओके, सो दिस वॉज द एक्सपेरिमेंट टू प्रूव द ट्रांसपिरेशन मेथड। ओके, द नेक्स्ट इज मेजरमेंट ऑफ ट्रांसपिरेशन। अब हम ट्रांसपिरेशन को मेजर कैसे कर सकते हैं? मेजर करने के लिए यहाँ पे आपने 3 मेथड हमने यूज़ किए हैं। पहला मेथड है वेइंग मशीन। वेइंग मशीन में हमने एक पॉटेड प्लांट रखा हुआ है और उसका हमने पहले देख लिया था कि उसका वेट कितना, हमने उसको इनिशियल रीडिंग उसकी नोट कर ली, उसका वेट कितना था। कुछ देर बाद हम देखते हैं कि जैसे ही हमने नीचे वाले पोर्शन को हमने कवर कर दिया कि वहाँ से कोई भी वाटर जो है ट्रांसपिरेट ना हो सके, आफ्टर 3 to 4 आवर्स जैसे ही ट्रांसपिरेशन उसमें से होता है, प्लांट में से वाटर के मॉलिक्यूल्स जो होते हैं वो ट्रांसपायर होने लगते हैं, तो उसका वेट जो होता है वो कुछ कम होने लगता है, ठीक है। जैसे कि आप बलून में अगर आप फुल्ली वाटर भर देंगे और वो जब टर्जिड हो जाएगा यानी स्वेल्ड अप हो जाएगा, तो उसका वेट और उसमें से जब आप वाटर निकाल देंगे और उसके बाद जो उसका वेट होगा, तो दोनों में डिफरेंस होगा, राइट। वैसे ही जब आप प्लांट को रखेंगे तो फ्रेश प्लांट को जब आप रखेंगे तो उसका वेट, इनिशियल वेट कुछ और होगा, बट आफ्टर सम टाइम व्हेन इट स्टार्ट्स ट्रांसपायरिंग वाटर मॉलिक्यूल्स फ्रॉम इट्स बॉडी, आफ्टर कुछ टाइम उसका जो फाइनल वेट हम कैलकुलेट करेंगे वो कुछ डिफरेंट होगा, ठीक है। फिर आप इनिशियल वेट से जो हमने पहले लिया था उससे आप अगर फाइनल वेट को माइनस कर देंगे तो आपका कितना अमाउंट में ट्रांसपिरेशन हुआ है वो आप मेजर कर सकते हैं, वो आप कैलकुलेट कर सकते हैं, ठीक है ना। देन नेक्स्ट इज योर नेक्स्ट एक्सपेरिमेंट जो दिया हुआ है वो आपका एक आपने बॉटल ली हुई है, बॉटल में आपने प्लांट के ट्विग यानी एक स्टेम लगाई हुई है प्लांट की जो कि रूटेड है, ठीक है। आपको पहले ही पता है कि रूट जो होते हैं वो वाटर को ईजिली एब्जॉर्ब कर लेते हैं, ठीक है ना, थ्रू द प्रोसेस ऑफ ऑस्मोसिस, ठीक है। हमने बॉटल के साथ में एक ग्रेजुएटेड ट्यूब लगाया हुआ है। वो ग्रेजुएटेड ट्यूब जो होती है वो हेल्प कर रही है हमें मेजरमेंट के लिए कि कितने अमाउंट में वाटर जो है वो एब्जॉर्ब किया गया है, ठीक है। अब जैसे ही हमने पहली फाइनल रीडिंग ले ली क्योंकि बॉटल हमने फुल रखा हुआ है, ग्रेजुएटेड ट्यूब में कितना वाटर था, लेवल जो था वो लेवल का हमने इनिशियल रीडिंग हमने नोट कर ली, ठीक है। आफ्टर 6 to 7 आवर्स हम देखते हैं कि वाटर लेवल जो था वो ट्यूब से या बॉटल से क्या हो गया, वो नीचे जाने लग गया, ठीक है, घटने लग गया, कम होने लग गया। क्यों? क्योंकि प्लांट जो है वो वाटर को एब्जॉर्ब कर रहा है, और एब्जॉर्ब क्यों कर रहा है? क्योंकि उसके पास में कमी हो रही है वाटर की, उसके पास में वाटर के मॉलिक्यूल्स जो हैं वो कम हो रहे हैं। और कम क्यों हो रहे हैं? क्योंकि रेगुलर अमाउंट में जो लीव्स हैं वो वाटर को अपने पास से ट्रांसपायर कर रही हैं, ठीक है। तो जैसे ही वाटर ट्रांसपायर होता है तो उनके सेल्स में क्या होता है, एक प्रेशर डेवलप होता है, जिसके कारण में वो क्या करते हैं, वो थ्रू एसेंट ऑफ सैप वाटर के मॉलिक्यूल्स को और अपनी तरफ ट्रांसपिरेशन पुल्स के थ्रू अपनी तरफ में खींचते हैं। आपने ऑलरेडी ट्रांसपिरेशन पुल पढ़ा है कि जैसे ही सेल्स में वाटर के मॉलिक्यूल्स की कमी होती है, रूट प्रेशर एक टर्गर प्रेशर डेवलप होता है। वो टर्गर प्रेशर क्या करता है, हेल्प करता है ट्रांसपिरेशन पुल के लिए, ठीक है ना। तो क्या होता है, वाटर से वाटर मॉलिक्यूल्स को खींचते हैं। और इसी तरीके से हम ये कैलकुलेट कर सकते हैं कि ट्रांसपिरेशन का प्रोसेस हो रहा है, तभी लीव्स एक्सेस अमाउंट में वाटर को जो है वो अपने रूट के थ्रू एब्जॉर्ब कर रही हैं और वाटर का लेवल कम हो रहा है, ठीक है। द थर्ड एक्सपेरिमेंट इज गिवन इन अ टेस्ट ट्यूब। टेस्ट ट्यूब में आपने एक प्लांट की ट्विग ली हुई है और टेस्ट ट्यूब को हमने फुल्ली वाटर से भर दिया हुआ है। फिर हमने एक प्लांट का ट्विग या लीफ शूट जो थी उसको हमने
उसके अंदर डाल दिया है। उस टेस्ट ट्यूब के ऊपर हमने 2 ड्रॉप ऑयल डाल दिया है कि वाटर जो है वो कहीं और से यानी टेस्ट ट्यूब से डायरेक्टली एवोपरेट ना हो सके, ठीक है, क्योंकि डायरेक्टली एवोपरेट हो जाएगा तो वाटर का लेवल वैसे ही कम होने लग जाएगा, इसलिए हम चाहते हैं कि डायरेक्टली एवोपरेट ना हो, इसलिए हमने उसके ऊपर में वाटर के ऊपर में एक ऑयल डाल दिया जो कि उसको ब्लॉक कर दिया कि वाटर डायरेक्ट ऊपर ना आ सके, ठीक है। आफ्टर 3 to 4 आवर्स हम देख सकते हैं कि जो वाटर का लेवल है वो कुछ नीचे डाउनवर्ड्स जाने लग गया, नीचे जाने लगता है। क्यों? क्योंकि द सेम वे जितने अमाउंट में वाटर ट्रांसपायर होगा उतने ही अमाउंट में वाटर क्या होगा, एब्जॉर्ब भी करेगा प्लांट, ठीक है ना, क्योंकि जब उसके पास में वाटर के सेल्स में कमी होने लगेगी तो सेल्स वो वाटर को वापस लेना चाहेंगे, ठीक है। जैसे कि हम देखते हैं ना कि अगर हम खाना खा रहे हैं, कुछ देर बाद जैसे हमें भूख लगने लगती है हम दोबारा वही अमाउंट में खाना खाते हैं, ठीक है। तो जितने अमाउंट में हम एनर्जी अपनी वेस्ट करें उतने अमाउंट में हम एनर्जी वापस खाना खा के गेन भी करते हैं, ठीक है। तो हेंस दिस ऑल प्रूव्स यू दैट कि हम किस तरीके से वाटर को मेजर कर सकते, ट्रांसपिरेशन को मेजर कर सकते हैं। हम इनिशियल रीडिंग लेंगे पहले क्या था उस प्लांट का, एंड देन आफ्टर 3 to 4 आवर्स हम वापस उसकी रीडिंग लेंगे और देन दोनों को माइनस कर देंगे तो हमें कैलकुलेट हो जाएगा कि क्या पर्टिकुलर प्लांट की ट्रांसपिरेशन कितनी थी। सपोज आई शो यू कि देखिए, जैसे कि अगर हमने सपोज ये वेइंग किया है तो प्लांट का वेट जो इनिशियल वेट था वो सपोज 5 kg था, ठीक है। आफ्टर 6 आवर्स उसका फाइनल वेट जब ट्रांसपिरेशन हो चुका है तो फाइनल वेट सपोज उसका फाइनल वेट 2 kg बच रहा है, ठीक है ना। तो हम क्या करेंगे, इनिशियल से फाइनल को माइनस कर देंगे तो 5 - 2 कितना बचेगा आपका, 3 kg। तो 3 kg जो है वो प्लांट का आपका 3 kg जो था, 3 kg अराउंड अबाउट वाटर के मॉलिक्यूल्स जो है थे वो ट्रांसपिरेशन के थ्रू बाहर निकल चुके हैं, ठीक है ना। ट्रांसपिरेशन मेथड जो था वो उसमें हो चुका है, ठीक है। देन दिस वे वी कैन कैलकुलेट हाउ व्हाट इज़ द मेजरमेंट ऑफ ट्रांसपिरेशन। इनिशियल वैल्यू से हम फाइनल वैल्यू को माइनस कर देंगे और जो आंसर हमारा बचेगा दैट विल बी द मेजरमेंट ऑफ ट्रांसपिरेशन। ओके, आई होप दिस इज क्लियर टू यू। द नेक्स्ट इज to measure the rate of transpiration. This is very important. आपके एग्ज़ाम, बोर्ड एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से आपका ये जो पोटोमीटर है ये बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। एवरी ईयर इसमें से क्वेश्चंस ज़रूर आते हैं, तो इसको ध्यान से आप पढ़िएगा कि क्या चीज़ होता है। ये पोटोमीटर जो है एक इंस्ट्रूमेंट होता है जो कि ईजिली आपके लैब में अवेलेबल होता है। ये एक ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर होता है जिसमें आपका एक पाइप लगी हुई होती है, ठीक है, और इसके साथ में हम रिजर्वायर अटैच करते हैं, ठीक है। तो हमने क्या किया है, इसको हम गैनॉक्स प्रोटोमीटर कहते हैं। इसे हम क्या कहते हैं, गैनॉक्स पोटोमीटर। क्यों गैनॉक्स पोटोमीटर कहते हैं, क्योंकि गैनॉक्स जो थे वो एक साइंटिस्ट है, उन्होंने इसके बारे में स्टडी की थी, उन्होंने इसके बारे में बताया था, इसलिए हमने इस पोटोमीटर को उन्हीं के नाम से रख दिया, गैनॉक्स पोटोमीटर। इसमें क्या होता है, ये आपका पूरा प्रोटोमीटर ऑलरेडी पूरा अरेंज होता है। आप इसको सिर्फ इसमें आपको एक प्लांट की ट्विग रखनी होती है और इसको पानी से भरना होता है, ठीक है। रिजर्वायर का काम सिर्फ इतना होता है कि वो अगर प्लांट वो जो आपका ट्यूब है, जो गैनॉक्स पोटोमीटर का जो ट्यूब है, अगर जैसे ही खाली होने लगता है तो रिजर्वायर क्या करता है, उसको उसके अंदर में एक्स्ट्रा पानी रहता है, हम वहाँ से उस पानी को फिलअप करके पानी वापस ट्यूब में फिल कर सकते हैं, ठीक है। रिजर्वायर का काम क्या होता है कि पानी को वापस फिल करने में ट्यूब में हेल्प करता है, ठीक है। नेक्स्ट एक कैपिलरी ट्यूब इसके साथ अटैच्ड होती है जो कि मेजरमेंट के लिए हेल्प करती है। इसमें आपके स्केल, इस कैपिलरी ट्यूब में स्केल बनी हुई होती है जो कि हमें बताती है कितने अमाउंट में मेजरमेंट, कितने अमाउंट में वाटर ट्रांसपिरेट हुआ है, ठीक है। अब इन सब के बीच में हम इन सब से एंड के साइड में हम एक बीकर, वाटर से भरा हुआ बीकर लगा देंगे। वो बीकर क्या करता है कि वाटर से फिल्ड होता है और हमें दिखाता है कि कितने अमाउंट में ट्रांसपिरेशन का प्रोसेस हुआ है। तो बीकर में जो हम वाटर लेते हैं वो थोड़ा सा कलर्ड लेते हैं, क्योंकि कलर्ड वाटर ईजिली शोन हो जाता है कि कितना वाटर, कितने अमाउंट में वाटर जो है वो एब्जॉर्ब हो रहा है। तो हम उसको थोड़ा सा पिंक कलर में वाटर को ले लेते हैं, ठीक है, पिंक कर लेते हैं कुछ भी कलर डाल करके उस वाटर में। तो इसका प्रोसीजर क्या होता है, हम सबसे पहले एक प्लांट का स्टेम लेते हैं और उसको
वाटर के अंदर में ही कट करते हैं, क्योंकि वो प्लांट का जो ट्विग होता है वो जल्दी सूख ना जाए या उसमें कुछ भी उसके कारण में कोई बबल ना वाटर में क्रिएट हो। इसके लिए हम क्या करते हैं, वाटर में उसको कट करते हैं और उसको सीधे जो आपका पोटोमीटर का जो माउथ पार्ट है उसमें उसको कवर कर देते हैं। ठीक है, आई विल शो यू। सी दिस इज द माउथ पार्ट ऑफ द पोटोमीटर। ये आपका माउथ पार्ट होता है पोटोमीटर का। ये जस्ट एक टेस्ट ट्यूब जैसा देखने में होता है। इसके ऊपर में हम एक कॉर्क लगा देते हैं, इसके माउथ को हम क्लोज कर देते हैं और इसमें एक हमने प्लांट की ट्विग को जो है वो ऐड कर दिया है। ठीक है ना। रिजर्वायर का काम क्या होता है कि ये जब वाटर जो होता है, वाटर का लेवल जब कम होने लगता है तो ये क्या करता है, उसको वाटर को वापस फिल करने में हेल्प करता है। ठीक है, जैसे ही वाटर का लेवल कम होगा, अगर हमें दोबारा फिर से रीडिंग लेनी है या ज़्यादा टाइम के लिए रीडिंग लेनी है तो ये क्या करता है, उसको वापस फिल करने में हेल्प करता है। ठीक है, दिस इज कॉल्ड एज योर कैपिलरी ट्यूब, या फिर आप कह सकते हैं इसे ग्रेजुएटेड ट्यूब कहते हैं, जिसमें कि स्केल्स दी रहती हैं, इसमें नंबरिंग दी हुई है और स्केल हेल्प करता है कितने अमाउंट ऑफ वाटर जो है वो एब्जॉर्ब हो रहा है। ठीक है, यहाँ बीकर में हमने कलर्ड वाटर लिया हुआ है। इसका पोटोमीटर का जो कैपिलरी ट्यूब है उसको हमने एक साइड में वाटर में डिप करते हैं। सबसे पहले हम कैपिलरी ट्यूब के एंड में यहाँ इस पोर्शन में हम क्या करते हैं, ये जो आपका एंड दिख रहा है, एंड पोर्शन, दिस एंड पोर्शन में हम एक अपना थंब लगा देते हैं और उसको बहुत ध्यान से, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत ध्यान से हम उसको वाटर के अंदर के बीकर में डालते हैं। वाटर जैसे बीकर में उसमें डालते हैं, हमें बहुत ध्यान से इसलिए करना रहता है क्योंकि जैसे ही आप इस ट्यूब को वाटर के बीकर में डालेंगे तो बबल्स जो होंगे वो तुरंत क्रिएट होते हैं। हमें बबल्स नहीं क्रिएट करने हैं, हमें सिर्फ एक बबल सिर्फ उस कैपिलरी ट्यूब के अंदर चाहिए, ज़्यादा बबल्स नहीं चाहिए। ठीक है ना। एक बबल भी इसलिए चाहिए क्योंकि हमें रेट ऑफ ट्रांसपिरेशन, कितने अमाउंट में ट्रांसपिरेशन हो रहा है, वो बबल हमें हेल्प करेगा कि वाटर जो है वो कितने कहाँ तक पहुँचा है, रेट ऑफ ट्रांसपिरेशन क्या है, उसका ट्रांसपिरेशन का रेट क्या है। ठीक है, तो बबल के हेल्प से हम ईजिली जो हमारी रीडिंग है उसको हम पढ़ सकते हैं। वो एक पॉइंटर, एज अ पॉइंटर वर्क करता है बबल। ठीक है, तो जहाँ जहाँ बबल पहुँचेगा हम उस पॉइंट को नोट कर लेंगे। ठीक है, तो हमें बहुत ही ध्यान से उस ट्यूब को उस वाटर के अंदर में डालना है कि बहुत सारे बबल्स ना क्रिएट हो सकें, सिर्फ एक बबल को हमें इंट्रोड्यूस करना है। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, अपना थंब लगाते हैं कैपिलरी ट्यूब के माउथ में और उसके बाद फिर उसको धीरे से वाटर के बीकर में डालते हैं और बहुत ही ध्यान से हम उस ट्यूब को अपने थंब को हटाते हैं। ठीक है, क्योंकि उसमें से जैसे ही, क्योंकि ऑलरेडी उसमें वाटर भरा हुआ है, आप जैसे उसमें इंट्रोड्यूस कराएंगे, बीकर में डालेंगे तो वो वाटर जो होगा वो बाहर निकल करके बहुत सारे बबल्स जो होगा वो क्रिएट कर देगा। ठीक है, सो दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। ये एक लिमिटेशन होता है पोटोमीटर का, एंड लिमिटेशंस पे आपके एग्जाम में आती है कि लिमिटेशंस क्या क्या होती हैं पोटोमीटर की। तो पहला लिमिटेशंस ये होता है कि हमें एयर बबल को बहुत ध्यान से इंट्रोड्यूस करना होता है कैपिलरी ट्यूब में। ठीक है, द नेक्स्ट वन इज़ ध्यान रखना होता है कि हमें कि जो आपका लीफ ट्विग है, जो आपने शूट जो डाला, जो छोटा सा प्लांट आपने इंट्रोड्यूस किया है उस बीकर के अंदर में, पोटोमीटर में, वो क्या होता है, वो बहुत देर के लिए नहीं सर्वाइव कर पाता। ठीक है, क्योंकि वो ऑलरेडी कटेड है तो बहुत देर के लिए नहीं सर्वाइव करता। तो हमें जो भी रीडिंग्स लेनी है वो छोटे छोटे शॉर्ट पीरियड्स के लिए हमें रीडिंग लेनी पड़ेगी। ठीक है ना, तो ये बहुत देर तक नहीं सर्वाइव कर पाता है। ठीक है, सो दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। एंड द थर्ड, ये भी आपका एक लिमिटेशन होता है। थर्ड लिमिटेशन ये होती है कि आप जो भी एक्सपेरिमेंट जहाँ भी परफॉर्म कर रहे हैं तो वहाँ का टेम्परेचर बहुत ही नॉर्मल और मिनिमम होना चाहिए। बहुत हाई टेम्परेचर क्या करता है, आपके एक्सपेरिमेंट में चेंजेस ले आता है, क्योंकि क्या, जब एनवायरनमेंट बहुत ज़्यादा ह्यूमिड होता है या बहुत ज़्यादा वेलोसिटी होती है एयर में, तो क्या होता है, वो इफेक्ट करता है एयर बबल को। जो कैपिलरी ट्यूब में हमने एयर बबल इंट्रोड्यूस किया है उसको वो इफेक्ट करता है, इसलिए जो भी टेम्परेचर हो बहुत ही ज़्यादा नॉर्मल होना चाहिए। ठीक है, तो हमने क्या किया है, हमने रूट जो प्लांट था उसको हमने कट कर लिया है और उसको टेस्ट ट्यूब, जो पोटोमीटर का जो माउथ पार्ट है, टेस्ट ट्यूब पार्ट है, उसके अंदर में उसको हमने फिक्स कर दिया है और उस माउथ पार्ट को हमने क्या किया है, एक कॉर्क के थ्रू से क्लोज कर दिया है। ठीक है, नेक्स्ट हमने क्या किया है कि वहाँ पे हमने एयर बबल भी इंट्रोड्यूस कर दिया है। धीरे से हमने क्या किया, धीरे से हमने उसको बीकर में डाला और एक सिंगल एयर बबल को हमने वहाँ पे इंट्रोड्यूस कर दिया। ठीक है, आफ्टर हम अब हमने ये रीडिंग नोट कर ली कि कहाँ पे एयर बबल किस पोजीशन पे था। सपोज एयर बबल ये बिल्कुल स्टार्टिंग ये इस पोजीशन पे यहाँ पे दिया हुआ है एयर बबल। ठीक है ना, अब क्या हुआ, जैसे जैसे हम 20 मिनट्स में रीडिंग नोट करेंगे, आफ्टर 20 मिनट्स एयर बबल सपोज
इस जगह पे पहुंच गया, यहाँ ऊपर पहुंच गया, हम इस रीडिंग को नोट कर लेंगे, ठीक है। आफ्टर 20 मिनट्स एयर बबल यहाँ पे पहुंच गया तो हम उस रीडिंग को नोट कर लेंगे। आफ्टर 20 मिनट्स एयर बबल यहाँ पे पहुंच गया, हम उसको नोट कर लेंगे। तो जो हमारी फाइनल रीडिंग होगी वो क्या होगी, सपोज एयर बबल यहाँ पे, ये आपको दिख रहा है एयर बबल, ये लेबल किया हुआ है, एयर बबल यहाँ पे पहुँचा हुआ है, ठीक है ना। तो ये हमारी क्या हो जाएगी, फाइनल रीडिंग हो जाएगी। तो 20 मिनट्स में कितने अमाउंट में प्लांट जो है वो वाटर को ट्रांसपायर करा, जितना वो अमाउंट में ट्रांसपायर करेगा वैसे ही क्या होगा, वाटर का बबल जो होगा वो आगे की तरफ में खसकेगा, क्योंकि वाटर क्या कर रहा है, जैसे जैसे ट्रांसपायर हो रहा है वैसे वैसे वाटर जो है वो एब्जॉर्ब भी कर रहा है, ठीक है ना। एक तरफ से पानी निकल रहा है, दूसरी तरफ से पानी को क्या कर रहे हैं, सेल्स प्लांट के एब्जॉर्ब कर रहे हैं, क्योंकि उसके अंदर में टर्गर प्रेशर ना बन पाए, उनके अंदर में कोई भी प्रेशर ना डेवलप हो सके, इसलिए क्या होता है, ट्रांसपिरेशन पुल जो होता है वो हमेशा इक्वल, अपना बैलेंस हमेशा बनाए रहता है। जैसे जैसे ट्रांसपिरेशन हो रहा है वैसे वैसे वो पुलनेस भी हो रहा है, वाटर के मॉलिक्यूल्स को अपने तरफ में खींच भी रहे हैं, ठीक है। तो एयर बबल हमें हेल्प करता है कि कितने अमाउंट में हमारा वाटर जो है वो ट्रांसपायर हुआ है, ठीक है। हम इनिशियल पोजीशन से फाइनल पोजीशन को हम माइनस कर देंगे और हम निकाल लेंगे कितने अमाउंट में वाटर, जो रेट ऑफ ट्रांसपिरेशन था वो कितना था। रिजर्वायर का काम होता है, अक्सर ये क्वेश्चन आता है, व्हाट इज़ द वर्क ऑफ रिजर्वायर। रिजर्वायर का वर्क क्या होता है, जब कभी भी पानी जो आपके ट्यूब में वापस फिल करने की ज़रूरत पड़ती है, जब पानी बहुत ज़्यादा कम हो जाता है, वापस फिल करने की ज़रूरत पड़ती है, तो रिजर्वायर का हम ये नॉब जो है उसको ओपन कर देते हैं और रिजर्वायर के थ्रू पानी जो होता है वो वापस कैपिलरी ट्यूब में आपका फिल हो जाता है, ठीक है। एंड दिस वाज ऑल अबाउट एयर बबल का काम क्या है। एयर बबल, सेकंड क्वेश्चन आपका बनता है, व्हाट इज़ द वर्क ऑफ एयर बबल। एयर बबल जो हेल्प करता है वो आपका रेट ऑफ ट्रांसपिरेशन को कैलकुलेट करने में हेल्प करता है, ठीक है। तो ये एक्सपेरिमेंट जो पोटोमीटर एक्सपेरिमेंट है, ये एक्सपेरिमेंट को, इस प्रोसेस को हम, ये जो आपका दिख रहा है इसे हम क्या कहते हैं, गैनॉक्स प्रोटोमीटर कहते हैं। इस इंस्ट्रूमेंट को हम क्या कहते हैं, गैनॉक्स पोटोमीटर, ठीक है। रिमेंबर दिस, ये भी एक क्वेश्चन आता है, इस इंस्ट्रूमेंट को हम क्या कहते हैं, इस इंस्ट्रूमेंट को गैनॉक्स पोटोमीटर कहते हैं। इस इंस्ट्रूमेंट्स के थ्रू हम क्या कैलकुलेट करते हैं, हम रेट ऑफ ट्रांसपिरेशन कैलकुलेट करते हैं इस इंस्ट्रूमेंट के थ्रू। एयर बबल का काम क्या है, एयर बबल मेजर करता है कितना रेट ऑफ ट्रांसपिरेशन हुआ है, इट हेल्प्स टू मेजर द रेट ऑफ ट्रांसपिरेशन। रिजर्वायर का काम क्या होता है, रिजर्वायर का काम होता है कि जब कैपिलरी ट्यूब में पानी कम हो जाता है तो रिजर्वायर पानी को वापस फिल करने में हेल्प करता है। लिमिटेशंस दो इसकी क्या चीज़ है, पहला लिमिटेशन टू इंट्रोड्यूस द एयर बबल, सेकेंड लिमिटेशन प्लांट ट्विग जो बहुत देर तक नहीं रह सकता, इसलिए हमें अपनी रीडिंग्स की जो गैपिंग है उसे बहुत शॉर्ट पीरियड के लिए रखना चाहिए, या फिर टेम्परेचर को मिनिमम होना चाहिए कि एयर बबल जो है वो इफेक्टेड ना हो सके। ओके, सो दिस इज़ ऑल अबाउट पोटोमीटर, इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, प्लीज़ इसको ध्यान से पढ़िएगा। एक्सपेरिमेंट बहुत सिंपल है, ट्रांसपिरेशन का ही पूरा एक्सपेरिमेंट है, पर दिस इज़ द इम्पॉर्टेंट, पूरे चैप्टर में ये सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट पार्ट है। ओके, आई होप दिस इज़ क्लियर टू यू। The next is kinds of transpiration. This is the last part of the this video. Kinds of transpiration. 3 types के होते हैं ट्रांसपिरेशन आपके। पहला होता है आपका स्टोमेटल ट्रांसपिरेशन, सेकेंड होता है क्यूटिकुलर ट्रांसपिरेशन और थर्ड होता है लेंटिकुलर ट्रांसपिरेशन। तो एक एक करके हम इन सब के बारे में पढ़ेंगे। स्टोमेटल जो होता है वो स्टोमेटा में होता है ट्रांसपिरेशन, स्टोमेटा के थ्रू जो ट्रांसपिरेशन होता है तो उसे हम स्टोमेटल ट्रांसपिरेशन कहते हैं। जो क्यूटिकल्स के थ्रू होता है ट्रांसपिरेशन उसे हम क्यूटिकुलर ट्रांसपिरेशन कहते हैं, और जो लेंटिसेल्स के कारण होता है ट्रांसपिरेशन उन्हें हम लेंटिकुलर ट्रांसपिरेशन कहते हैं, ठीक है। एक एक करके हम ये सारे ट्रांसपिरेशन देखेंगे कैसा क्या चीज़ होता है। सबसे पहले स्टोमेटल ट्रांसपिरेशन। स्टोमेटा आर माइन्यूट पोर्स कन्फाइंड टू एपिडर्मिस ऑफ ग्रीन शूट एंड लीव्स। Opening and closing of stomata are controlled by guard cells. Maximum loss of water from the plant tissues takes place through the stomatal openings. स्टोमेटल ट्रांसपिरेशन क्या होता है, प्लांट में आपको सबको पता है कि लीव्स में क्या होता है, मैक्सिमम अमाउंट में स्टोमेटा प्रेजेंट होता है, ठीक है। ये हेल्प करते हैं फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस में, और वाटर को सबसे ज़्यादा जो वाटर ट्रांसपिरेट होता है वो स्टोमेटा के थ्रू ही होता है, ठीक है। ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ स्टोमेटा आर कंट्रोल्ड बाय गार्ड सेल्स। इसमें क्या होता है, आपके स्टोमेटाज में गार्ड सेल्स प्रेजेंट होते हैं। स्टोमेटा का स्ट्रक्चर हम लोग ऑलरेडी पिछले चैप्टर में हम पढ़ चुके हैं।
ठीक है। इसमें क्या होता है, गार्ड सेल्स प्रेजेंट होते हैं। गार्ड सेल्स में जैसे ही इनके सेल्स में जैसे ही पानी की कमी होती है तो एक प्रेशर डेवलप होता है जो कि क्या करता है, लार्ज अमाउंट में वाटर को पूरे बॉडी से अपनी तरफ में खींचने की, अपनी तरफ में एब्जॉर्ब करने की कोशिश करता है। और जैसे ही स्टोमेटा काफ़ी ज़्यादा जो गार्ड सेल्स होते हैं, जब बहुत ज़्यादा पानी उनमें भर जाता है, फिल्ड हो जाता है, तो ये टर्जिड हो जाते हैं, यानी स्वेल्ड अप हो जाते हैं। जैसे ये स्वेल्ड अप होते हैं तो इनका जो माउथ होता है, गार्ड सेल्स का जो माउथ होता है, जो कि कर्व पोर्शन, भाई गार्ड सेल्स किडनी शेप में होते हैं, तो ये जो कर्व होता है वो क्या हो जाता है, वो खुलना, ओपन हो जाता है। दोनों कर्व जब आपस में जुड़े हुए होते हैं तो आफ्टर दैट ये क्या होते हैं, ओपन होने लगते हैं। आई विल शो यू, सी ये जो आपका गार्ड सेल्स कहलाता है, ये क्या करते हैं, ये बंद रहते हैं, ठीक है ना। जैसे ही इसमें पानी आता है, इसमें वाटर के मॉलिक्यूल्स इकट्ठे होते हैं तो ये गार्ड सेल्स क्या हो जाते हैं, सी हियर, गार्ड सेल्स क्या होते हैं, ये आपस में ओपन हो जाते हैं, ठीक है ना। ये क्या हो जाते हैं, ये ओपन हो जाते हैं। इसके बाहर में आपके सब्सिडरी सेल्स होते हैं। अब ये गार्ड सेल्स जैसे ओपन होंगे, लार्ज अमाउंट में वाटर जो होता है यहाँ से क्या हो जाता है, ट्रांसपायर होना शुरू हो जाता है, ठीक है। क्योंकि ये ओपन हो चुके हैं तो जो भी वाटर यहाँ पे एब्जॉर्ब हुआ था, जब ये बंद थे तो जो भी वाटर एब्जॉर्ब हुआ था, जैसे ही ये, क्योंकि इसमें अंदर में वाटर भर जाता है तो ये टर्जिड हो जाता है, ये क्या हो जाता है, ये स्वेल्ड अप हो जाता है। स्वेल्ड अप होने के बाद में ये इंक्रीज कर जाते हैं, साइज में बड़े हो जाते हैं। और जैसे साइज में बड़े होते हैं तो ये क्या होता है कि इसमें जो प्रेशर लग रहा है उसके कारण में क्या करते हैं, ये खुलने लगते हैं, खुल जाते हैं और वाटर जो होता है लार्ज अमाउंट में बाहर ट्रांसपायर होने लगता है। तो मैक्सिमम लॉस ऑफ वाटर जो होता है थ्रू स्टोमेटा ही होता है, ठीक है ना। तो स्टोमेटा के थ्रू हम क्या करते हैं कि लार्ज अमाउंट में वाटर जो होता है वो ट्रांसपायर हो जाता है। ओके, देन नेक्स्ट इज योर क्यूटिकुलर ट्रांसपिरेशन। क्यूटिकुलर ट्रांसपिरेशन क्या होता है, प्लांट के जो क्यूटिकल्स होते हैं, जो लीव्स में क्यूटिकल्स प्रेजेंट होते हैं, उसके थ्रू वाटर का जो ट्रांसपिरेशन होता है उसे हम क्यूटिकुलर ट्रांसपिरेशन कहते हैं, ठीक है। द लॉस ऑफ वाटर इन द फॉर्म ऑफ वाटर वेपर थ्रू द क्यूटिकल इज नोन एज क्यूटिकुलर ट्रांसपिरेशन। इसे हम क्या कहते हैं, क्यूटिकुलर ट्रांसपिरेशन कहते हैं। आपने देखा होगा कि जैसे कि बनाना लीव्स में क्या होता है, जो उसकी बनाना की जो लीव्स होती हैं वो साइज़ में बहुत ज़्यादा बड़ी होती हैं, ठीक है ना। तो जब बहुत ज़्यादा कुछ लीव्स जो साइज़ में बहुत ज़्यादा बड़ी होती हैं तो उसमें स्टोमेटास भी बहुत ज़्यादा प्रेजेंट होंगे। अब जब लार्ज अमाउंट में स्टोमेटास प्रेजेंट होंगे तो लार्ज अमाउंट में ट्रांसपिरेशन भी होगा। तो ट्रांसपिरेशन जो होता है वो एब्जॉर्प्शन से कुछ ज़्यादा जल्दी प्रोसेस होता है, ठीक है ना। तो जब इतना ज़्यादा अमाउंट में ट्रांसपिरेशन हो जाएगा प्लांट में से और वाटर जो होगा वो कम एब्जॉर्ब होगा, क्योंकि भाई लीव्स तो बहुत बड़ी बड़ी हैं, स्टेम से वाटर क्या धीरे धीरे ऊपर में चढ़ा, क्योंकि लीव्स बहुत ज़्यादा बड़ी है तो स्टोमेटास बहुत ज़्यादा, स्टोमेटास से लार्ज अमाउंट में ट्रांसपिरेशन हो रहा है, जितना तो एब्जॉर्प्शन नहीं हो रहा। तो प्लांट क्या हो जाएगा, इस तरीके से सेल्स जो होंगी उसकी सूख जाएंगी, डिस्ट्रॉय हो जाएंगी, खत्म हो जाएंगी, ठीक है। तो प्लांट क्या हो सकता है, सूख सकता है। इसलिए क्या होते हैं, जितना ज़्यादा बड़ी लीव्स होती हैं उतने ज़्यादा अमाउंट में उसके ऊपर में एक कवरिंग होती है लीव्स के ऊपर में, ऊपर वाली साइड में, ठीक है ना। जो वेंट्रल साइड होता है, जो ऊपर का साइड होता है, उसमें क्या होता है, एक नेचुरल तरीके से कवरिंग लगा दी जाती है, एक कोटिंग लगा दी जाती है। उस कोटिंग को हम कहते हैं क्यूटिकल। क्या कहते हैं उस कोटिंग को, हम क्यूटिकल कहते हैं। ये वैक्सी जैसा होता है, कुछ वैक्स जैसा होता है। जैसे वैक्स को अगर आप किसी चीज़ में कवर कर दीजिए तो जो नीचे का लिक्विड पोर्शन होता है वो बाहर नहीं आ पाता, क्योंकि वैक्स उसको ढक देता है, ठीक है ना। वैसे ही लीव्स के ऊपर में एक वैक्सी कवरिंग कर दी जाती है और इस वैक्सिंग कवरिंग को हम कहते हैं क्यूटिकल, ठीक है। तो एग्जांपल मैंने आपको पहले दिया कि इन बनाना द लीव्स आर बिगर इन साइज, ओके, एज यूजुअल। सो दे विल लॉस मोर वाटर। क्या करेंगे, क्योंकि ट्रांसपिरेशन हो रहा है, स्टोमेटास बहुत ज़्यादा, तो बहुत लार्ज अमाउंट में वो करेंगे, लॉस करेंगे, ठीक है। फॉर दैट दे हैव अ वैक्सिंग कवरिंग। तो इसके लिए उसमें के पास में क्या होती है, वैक्सिंग कवरिंग होती है, जिसे हम क्यूटिकल कहते हैं, जो कि ज़्यादा अमाउंट, अब क्या करता है, वो स्टोमेटास के पोर्स को मतलब ढकने की कोशिश करता है, पूरा कवर रहता है। तो स्टोमेटास के पोर्स क्या हो जाते हैं, वो मैक्सिमम अमाउंट में क्या हो जाते हैं, वो ढक जाते हैं, और जो बहुत ज़्यादा लॉस ऑफ वाटर हो रहा है वो क्या हो जाता है, वो कुछ कम हो जाता है, ठीक है। तो सम अमाउंट ऑफ वाटर जो होगा वही सिर्फ लॉस होगा क्यूटिकल्स से, और ये क्या करता है, मेंटेन करता है, प्लांट के टेम्परेचर को मेंटेन करने में भी हेल्प करता है। क्योंकि अगर बहुत ज़्यादा अमाउंट में वाटर लॉस हो जाएगा तो प्लांट का जो टेम्परेचर होगा बहुत ज़्यादा लो हो जाएगा, बहुत ज़्यादा गिर जाएगा, क्योंकि प्लांट के पास में ज़्यादा पानी भी नहीं रहेगा, ठीक है ना। तो ये क्या करता है, हेल्प करता है मेंटेन करने में। तो जो अब वैक्सिंग कवरिंग, ये जो क्यूटिकल की वैक्सिंग कवरिंग आ जाती है, तो इसके थ्रू क्यूटिकल्स जो होते हैं फिर हेल्प करते हैं वाटर को बाहर
कम अमाउंट में निकालने की, ठीक है। ऐसे जितने ज़्यादा बड़ी लीव्स होगी उतना ज़्यादा क्यूटिकल्स की कवरिंग, वैक्सी कवरिंग हो जाएगी उसके ऊपर में। आपने देखा होगा बनाना की लीव्स कितनी चिकनी सी, कितनी शाइनी सी होती है ना, बिल्कुल स्मूथ सी होती है इसमें, क्योंकि उसके ऊपर में एक वैक्सी कवरिंग होती है, ठीक है ना। और यही क्यूटिकल जो होता है उसको हेल्प करता है कि ज़्यादा अमाउंट में वाटर बाहर ना आ सके, बहुत कम अमाउंट में वाटर जो है वो वहाँ से ट्रांसपायर हो सके। सो दिस इज कॉल्ड एज क्यूटिकल ट्रांसपिरेशन। इसे हम क्या कहते हैं? क्यूटिकल ट्रांसपिरेशन कहते हैं, ठीक है। द नेक्स्ट वन इज लेंटिकुलर ट्रांसपिरेशन। थर्ड ट्रांसपिरेशन आपका लेंटिकुलर ट्रांसपिरेशन होता है। लेंटिकुलर ट्रांसपिरेशन क्या होता है कि जो आपके बार्क्स ट्रीज़ के जो बार्क होते हैं, जो बहुत मोटी मोटी स्टेम्स होती हैं, वो वुडी इन नेचर होती हैं, काफ़ी ज़्यादा वुडी होती हैं, ठीक है। अब लीव्स में से ट्रांसपिरेशन तो हो ही रहा है, पर जिन ट्रीज़ में, जिन वुडी स्टेम्स में ट्रांसपिरेशन उनके क्या होता है, प्लांट्स स्टेम्स के थ्रू होता है, ठीक है। उन स्टेम्स के थ्रू कैसे होता है? जैसे कि आपके लीव से ट्रांसपिरेशन हो रहा है वैसे स्टेम से हो रहा है। तो जो वुडी स्टेम्स होती हैं, बहुत ज़्यादा जो ब्राउन कलर के आप देखते हैं ना, बड़े बड़े मोटे मोटे पेड़ों में बहुत मोटे मोटे स्टेम्स होते हैं, बार्क जिसे हम कहते हैं, उनमें क्या होता है, छोटी छोटी गांठें बनने लगती हैं, गांठ जैसा स्ट्रक्चर आने लगता है। एंड दैट वो गांठ को हम कहते हैं लेंटिसेल्स। उसे हम क्या कहते हैं? लेंटिसेल्स कहते हैं, ठीक है। तो बहुत ज़्यादा जब पुराने पेड़ हो जाते हैं तो उनमें से वाटर का जो ट्रांसपिरेशन होता है, अब क्योंकि वो ऑलरेडी ब्राउन हो चुके, काफ़ी हार्ड हो चुके हैं, तो उनमें से वाटर का ट्रांसपिरेशन किसके थ्रू होता है? उन्हीं गांठों के थ्रू। उनमें क्या हो जाता है? लेंटिसेल्स डेवलप हो जाते हैं। उन लेंटिसेल्स में से क्या होता है? वाटर का ट्रांसपिरेशन होता है, ठीक है। दीज लेंटिसेल्स ऑलवेज ओपन, ये क्या होते हैं? हमेशा ओपन होते हैं कि इससे क्या होता है, सम अमाउंट ऑफ वाटर जो होता है वो हमेशा उससे लॉस होता रहता है, ठीक है। लेंटिसेल्स जो होते हैं कभी क्लोज नहीं होते हैं, ठीक है। जैसे कि ट्रीज़ में, जैसे नाइट के समय में स्टोमेटास क्लोज हो जाते हैं आपके, तो वहाँ से ट्रांसपिरेशन तो प्रोसेस नहीं पॉसिबल नहीं है। तो बड़े बड़े प्लांट्स में, बड़े बड़े ट्रीज़ में कैसे होगा भाई? छोटे प्लांट्स में तो होता है कि हर्बेशियस प्लांट्स में कैसे होता है कि आपका गटेशन प्रोसेस है, यानी जो लीव्स की एजेस होती हैं, लीव्स की जो टिप्स होते हैं, उसमें से वाटर जो होता है डायरेक्ट ऊज आउट होने लगता है, ठीक है ना। पर अब इसमें क्या होता है कि जो बड़े बड़े ट्रीज़ होते हैं उससे वाटर कैसे निकलेगा? क्योंकि रात के समय में तो ट्रांसपिरेशन बंद हो जाता है क्योंकि स्टोमेटास क्लोज हो जाते हैं, पर एब्जॉर्प्शन तो हो ही रहा है वाटर का ना। तो वो क्या करते हैं, उसमें से जो लेंटिसेल्स होते हैं वुडी ट्रीज़ में, वो लेंटिसेल्स हमेशा ओपन होते हैं और वो वाटर को क्या करते हैं? बाहर निकालने में हेल्प करते हैं। तो ठीक है, इससे क्या होता है कि प्लांट का जो टेम्परेचर होता है वो हमेशा बना रहता है, ठीक है। अगर हम जीरोफिटिक प्लांट्स में देखें, यानी जो आपके जैसे डेजर्ट एरिया में जो प्लांट्स पाए जाते हैं, जैसे कि कैक्टस, उसमें क्या होता है, कैक्टस में भाई अब आपके डेजर्ट में ज़्यादा वाटर तो प्रेजेंट नहीं होता है, ठीक है। तो वहाँ क्या करता है, लेस अमाउंट में एब्जॉर्प्शन होता है। भाई वहाँ पे क्या होता है, अमाउंट जो वाटर एब्जॉर्ब करते हैं वो बहुत ज़्यादा कम अमाउंट में वाटर एब्जॉर्प्शन होता है, ठीक है। सो इससे अब ट्रांसपिरेशन भी बहुत कम होगा वाटर, क्योंकि उनको वाटर मिलता ही नहीं है। ट्रांसपिरेशन क्योंकि हीट मिल रही है उसे, तो ट्रांसपिरेशन तो उतना ही होगा। तो क्या होगा, अब इससे बचने के लिए क्या होगा, ट्रांसपिरेशन हो रहा है पर वाटर उसे मिल ही नहीं रहा है एब्जॉर्ब करने के लिए। इसीलिए क्या करते हैं, डेजर्ट एरिया में जितने प्लांट्स होते हैं वो अपनी लीव्स को वो अपने मतलब उनमें आप ज़्यादा लीव्स नहीं देखेंगे, वो क्या हो जाते हैं, उनकी लीव्स चेंज हो जाती हैं स्पाइन्स में। आपने देखा होगा कैक्टस के प्लांट्स में कितने सारे कांटे, उनके पत्तियों में कितने सारे कांटे लगे होते हैं, ठीक है ना। तो ये स्पाइन्स जो होते हैं वो स्टोमेटास का जो पोर्स होता है उसको फिल कर देते हैं, ठीक है। जहाँ जहाँ पे स्टोमेटास प्रेजेंट होंगे वहाँ से क्या होगा, स्पाइन्स यानी कांटे निकलने शुरू हो जाते हैं। वो क्या करते हैं, स्टोमेटास के पोर्स को फिल कर देते हैं, भर देते हैं, ढक देते हैं, जिससे कि बहुत ज़्यादा अमाउंट में वाटर जो है वो ट्रांसपिरेट ना हो सके और लीव्स, पेड़ के अंदर में यानी प्लांट के अंदर में, लीव्स के अंदर में वाटर का जो लेवल है, वाटर के जो मॉलिक्यूल्स है वो प्रेजेंट रहें और उसको वो वाटर का जो टेम्परेचर है वो हमेशा मेंटेन रहे, ठीक है। तो कैक्टस में क्योंकि लेस एब्जॉर्प्शन होता है वाटर का, तो दे रिड्यूस, वो अपने लीव्स को क्या करते हैं, रिड्यूस कर देते हैं इनटू स्पाइन्स में रिड्यूस कर देते हैं। एंड आफ्टर रिड्यूसिंग द स्टोमेटास, क्योंकि स्पाइन्स क्या करता है, वो स्टोमेटास को ढक देता है, तो स्टोमेटास भी रिड्यूस हो जाते हैं एंड दस जो ट्रांसपिरेशन होता है वो बहुत ज़्यादा कम हो जाता है। इसके हेल्प से क्या करते हैं, वो ट्रांसपिरेशन के अमाउंट को वो कंट्रोल कर लेते हैं, ठीक है। तो यू हैव सीन अबाउट एवरीथिंग अबाउट द ट्रांसपिरेशन। अगर ट्रांसपिरेशन स्टोमेटा के थ्रू हो रहा है तो बहुत सबसे ज़्यादा स्टोमेटा के थ्रू ट्रांसपिरेशन होता है। सेकंड ट्रांसपिरेशन अगर आप देखें तो आपके क्यूटिकुलर के थ्रू होता है, यानी जितनी बड़ी लीव्स होती हैं तो उससे बहुत ज़्यादा ट्रांसपिरेशन
होने लगता है, तो इसको कंट्रोल करने के लिए उसके ऊपर एक वैक्सिंग कवरिंग दी जाती है, जिसके थ्रू आपका जो ट्रांसपिरेशन है उसका अमाउंट जो होता है वो कम हो जाता है, ठीक है। जीरोफिटिक प्लांट्स में भी हम सेम यही करते हैं। जो डेजर्ट में एरिया होते हैं वो ज़्यादा ट्रांसपिरेशन ना कर सके, इसके लिए उनके लीव्स को किसमें, स्पाइंस में कन्वर्ट कर दिया जाता है, और वो क्या करते हैं, स्टोमेटा के पोर्स को ढक देते हैं। जैसे क्यूटिकल ढक देता है स्टोमेटा के पोर्स को, वैसे ये भी स्पाइंस भी ढक देते हैं और लेस अमाउंट में ट्रांसपिरेशन हो पाता है। थर्ड आपका लेंटिकुलर है, ये आपकी वुडी स्टेम्स में पाया जाता है। वुडी स्टेम्स में लेंटिसल्स जो गांठ होती है मोटी मोटी, आपने नोटिस किया होगा पेड़ों में दी रहती है अक्सर, वो उसके थ्रू क्या होते हैं, थोड़ा थोड़ा अमाउंट में वाटर जो होता है वो हर वक्त ट्रांसपिरेट होता रहता है, ठीक है। दिस इज ऑल अबाउट टाइप्स ऑफ ट्रांसपिरेशन. This was the last slide. In the next slide we will study about the opening and closing process of stomatas and adaptation and external and internal features that affects transpiration. Okay, till now this much only. Thank you. God bless you.